नमस्कार। पिछले कुछ दिनों मंत्री चंद्रशेखर ने इस पर विवादित बयान दिया था। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के द्वारा इनाम घोषित किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि साधु संत धर्माचार्यों को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ भी जाए तो श्राप देते हैं। मतलब हमने तो पहले ही कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। मथुरा में लगातार यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदूषित होने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही है। साथ ही उन्हें बिना पूजन अर्चना किए ही लौटना पड़ रहा है। बता दें कि यमुना में लगातार गिर रहे नालों की वजह से यमुना प्रदूषित हो रही है। वहीं यमुना के लिए स्थानीय पुरोहितों ने प्रशासन सहित सरकार से इसकी गुहार लगाई है। साथ ही श्रद्धालुओं ने पवित्र यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग उठाई है। तो जिस तरह से मथुरा में यमुना लगातार गंदी होती जा रही है, उसको लेकर अब श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हुई है। पूजा पाठ करने में भी लोगों को परेशानियां हो रही है। यमुना में लगातार नाले गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना प्रदूषित होती जा रही है। और अब यमुना के लिए स्थानीय पुरोहितों ने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है। साथ ही यमुना को गंदगी मुक्त करने की यहां पर मांग भी की गई है। यहाँ का जमुना जी का नृत्य प्रति का आचमन पूजन करने वाला हूँ और उसी की कृपा से ये समस्याओं को मैं धन्य हूँ। लेकिन आज यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो जमुना जी की दुर्दशा कर रखी है, वो पूरे शासन व्यवस्था को ही प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। करोड़ों रुपए के आने के बाद भी और ये धर्म के ठेकेदारी सरकार बन हुए भी यमुना जी की तरफ कोई ध्यान नहीं है और सबसे ज्यादा दोषी तो हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं। कानपुर जिले की सदर तहसील में होने वाले चुनाव को लेकर इस बार मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बार दो ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अधिवक्ता मतदाताओं को लुभाने में भी जुटे हैं। बता दें कि कानपुर देहात की सदर तहसील अकबरपुर में होने वाले अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। तो कानपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदर तहसील में होने वाले चुनाव इस बार दिलचस्प देखने को मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार सिर्फ दो ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और यह सीधा मुकाबला दो ही प्रत्याशियों के बीच में है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटरों को भी लुभाने में लगे हैं। और बता दें कि कानपुर देहात की सदर तहसील अकबरपुर में अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां भी जोरों पर है। समिति का चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद के लिए और जीत तो मेरी सुरक्षित है ही, लेकिन मैं बहुत अधिक 2/3 वोटों से जीत रहा हूँ। क्या वोट रहेंगे? मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अभी हमारी समिति बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में एफिलेटेड नहीं है, मुझे वो कराना है। आदि बहुत समस्याएं हैं। हमारी तहसील में जल भराव हो जाता है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है। हम अधिवक्ताओं को, वादकारियों को जूते निकाल कर नंगे पर जाना पड़ता है दफ्तरों में। ये सब चरमराई हुई व्यवस्थाएं हैं जिनको मुझे ठीक करना है और आम जनमानस, हमारे जो भी अधिवक्ता भाई हैं, उनके लिए लड़ाई लड़नी है। ये है कि 10-11 वर्षों से तो अधिवक्ता समिति बिल्कुल मर गई, खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं। न एक पैसे का धन है और न कुछ है और कुछ किया भी नहीं हमारे अध्यक्ष महोदय। इस बात का मुझे बहुत मलाल है। तुम भी परिवर्तन चाहते हैं, शायद कुछ अच्छा हो। इस बार अधिवक्ता समिति के चुनाव में सभी
प्रत्याशियों के साथ 2 पर 2 चुनाव हो रहा है और मतदाता बड़ा उत्साहित है। सभी के अपने अपने एजेंडे हैं, विकल्प है, घोषणा पत्र है, लेकिन उसमें अमित जी का घोषणा पत्र जो है अधिवक्ता हितों की बात पूरी तरीके से कह रहा है, जिससे बहुत वोटर इनके साथ है और बड़ा अभिभूत है। निश्चित ही इस बार जो है हमारे अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में अमित जी को जीत मिलने की पूरी उम्मीद है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता इनके साथ है और इनके कारगुजारियों से, अब तक इनके सहयोग से बहुत ही संतुष्ट है, इसलिए इनको जिताने का पूरा प्रयास। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मोटे अनाजों संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे तमाम मोटे अनाजों को उनका प्रयोग बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें लोग मोटे अनाजों का इस्तेमाल करें। बता दें, पूरे विश्व में इस विषय पर चिंतन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में साल 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम में किसान मोर्चा और लोक भारती ने बड़ी तैयारियां की हैं। मोटे अनाज से संबंधित तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। मोटे अनाजों का उपयोग करें। अपने देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अब की मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से उन्होंने मोटे अनाजों का उपयोग करने पर बल दिया, आग्रह किया है। उन्होंने 2 बातें कही। शरीर को स्वस्थ करने के लिए 2 विषय आवश्यक है, एक तो योग, उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में मनाया जाता है 21 जून को, और इस बार पूरे विश्व में मोटे अनाज को स्वीकार करने के लिए इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर शुरू हुआ है। यह भी माननीय मोदी की प्रेरणा से, उनके प्रयास से शुरू हुआ है। तो वहीं लखनऊ में शिक्षाविदों और रिटायर्ड अधिकारियों से सीएम योगी ने बातचीत की है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। कितने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? उन्होंने कहा कि साहब हम लोग चाहते हैं कि लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में हो। तो मैंने कहा फिर सबसे पहले इसका नाम बदल दो, इसका नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मत रखो, इसको यूपी इन्वेस्टर समिट रखो। अगर आप ग्लोबल नाम रखना चाहते हैं तो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट भी दिखना चाहिए, लेकिन इसमें होमवर्क करना पड़ेगा बहुत। और मैंने कहा कम से कम निवेश का लक्ष्य वो रखो जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान का बजट हो। उन्होंने कहा ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा होगा, आप चिंता मत करिए। आप पहले 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़िए। उन्होंने कहा नहीं, 2 लाख से ऊपर हम जा ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं क्या कह रहा हूं, हमें अपना जो बजट प्रस्तुत करना है यह 4 लाख करोड़ से ऊपर का जाएगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि अब इससे आगे हमें बात करनी है। उन्होंने कहा यह संभव नहीं हो पाएगा। तो 2018 में स्थिति थी, 17 की स्थिति थी, 17 के नवंबर-दिसंबर की घटना थी। आज के हमारे स्पीकर उस समय हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री हुआ करते थे और आईडीसी के रूप में उस समय से अनूप चंद पांडे जी इस समय कार्य कर रहे थे। तो लोग आए, उन्होंने कहा साहब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, पिछले 6 महीने के दौरान कुछ तो हम लोगों ने किया होगा यूपी के अंदर, कुछ तो लोगों को परिवर्तन दिखा होगा, आज उसके परिणाम आएंगे। तो उन्होंने कहा इसके लिए कुछ रोड शोज होंगे। मैंने कहा किसी एक रोड शो में मैं भी जाऊंगा। और मुंबई हम लोग गए थे, अकेले मुंबई से हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उस समय मिले थे। तो मैंने कहा आप लोग तो 1.5 लाख तक मैक्सिमम अटके थे, अकेले मुंबई से हमें इतना मिल गया प्रस्ताव। अब आप देश के अंदर अलग अलग जगह जाइए। तो उस समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के कुल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और हम लोग उन प्रस्तावों को अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। लगभग 75 से 80% प्रस्ताव हमारे जमीनी धरातल पर उतरे।
उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया परिवर्तन दिया। तो उसी दौरान हमारी टीम ने, जो समय हमारे शासन से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण थे, जिलों के अंदर तैनात अधिकारीगण थे, सबने अपने स्तर पर प्रयास किया। तो उस समय हम लोग एक नई स्कीम लेकर के आए थे, उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। ये यूपी की सबसे बड़ी ताकत थी, जो प्रोत्साहन के भाव में, दम तोड़ रही थी। उनके पास कुछ भी सपोर्ट नहीं था, उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, बंदी के कगार पर था। हम लोगों ने उस समय उसकी मैपिंग करवाई थी और फिर उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया। औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे आधारभूत आवश्यकता है, मुझे लगता है जो 3 महत्वपूर्ण बातें उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसमें कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, लैंड बैंक हो और एमएसएमई का एक मजबूत बेस उनके पास हो। संयोग से हम लोग तब तक इसमें काफी कार्य आगे बढ़ा चुके थे। आज परिणाम है हमारे सामने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुरादाबाद का पीतल का उद्योग जो दम तोड़ रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अथॉरिटी के लोग हर दिन छापामारी करके उनको प्रताड़ित करते थे, आज पीएनजी की सुविधा उन्हें मिल गई है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है इस समय। 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का। भदोही का कारपेट उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर था, आज 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले भदोही से है। फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग ताज के काम में बंदी की कगार पर था, आज फिर से रिवाइव हुआ है। अलग अलग जिले के अंदर लखनऊ की चिकनकारी, जितना इनको ऑर्डर मिल रहे हैं उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे। उसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाया और उसकी सबसे बड़ी ताकत हमें तब दिखाई दी जब कोरोना कालखंड में 40 लाख हमारे कामगार और श्रमिक वापस आए थे। हम लोगों ने उनका स्किल मैपिंग किया और उस समय मैंने सभी एमएसएमई यूनिट से इस बारे में अपील की थी। मैंने कहा कि कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहां समायोजित करो, जब बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। हमारे यहां पर यूनिट सब चलती रही, चली थी, लेकिन जिन लोगों ने उनके संकट के समय उनको सपोर्ट नहीं दिया, उनके उद्योग बंद जरूर हो गए। और मैं देखता था कि कोविड कालखंड में जब सामान्य स्थिति आती थी तो वहां के तमाम लोग मुझे फोन करके कहते थे कि साहब वहां से लोगों को थोड़ा भिजवा दीजिए हम लोग। मैंने कहा हमारा काम नहीं है, हमारा काम तब था जब संकट उनके सामने था, हम उनके साथ खड़े थे। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं और रोजगार उसको अपने घर में मिलना है तो अपने घर में रहकर के ही वह कार्य करेगा। एमएसएमई हमारी बहुत बड़ी ताकत, वो चीजें आगे बढ़ी। फिर हमने रिफॉर्म किए। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सामने एक लक्ष्य दिया कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं और आज अब कोरोना से जब थोड़ी मुक्ति मिली है तो हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन करने का निर्णय लिया था और उसी की तिथि हम लोग तय कर चुके हैं। इसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है।
लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, मैं अपनी शासन अम्बेडकरनगर जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी टांडा पहुंचाया। हाथ में गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूर्व विधायक के आवास के पास देर रात को लक्खू उम्र 25 पुत्र आलम कसाई अपने घर पर अलाव ताप रहा था। अचानक बाइक सवार 3 लोग पहुंचे और लक्खू को निशाना बनाकर गोली मार दी। गोली लगने से लक्खू जख्मी हो गया। सीओ टांडा संतोष कुमार ने बताया कि घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह खतरे से बाहर है। गोली चलाने की घटना की छानबीन की जा रही है और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है। तो अम्बेडकर नगर जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में गोली चलने से एक युवक के घायल होने की सूचना है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी टांडा पहुंचाया। हाथ में गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूर्व विधायक के आवास के पास देर रात को लक्खू उम्र 25 पुत्र आलम कसाई अपने घर पर अलाव ताप रहा था। अचानक बाइक सवार 3 लोग पहुंचे और लक्खू को निशाना बनाकर गोली मार दी। गोली लगने से लक्खू जख्मी हो गया। सीओ टांडा संतोष कुमार ने बताया कि घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वो अभी खतरे से बाहर है। और खबर इससे है जहां अपंजीकृत अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव कराए जाने की शिकायत पर सीएचसी अधीक्षक ने पुलिस के साथ मौके पर छापा मारा। छापे से अस्पताल में हड़कंप मच गया। साथ ही सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल संचालक को कागजात दिखाए जाने को लेकर नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया है। परिजनों ने बताया कि आशा ने महिला को अवैध रूप से संचालित किशनी रोड स्थित बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और अपंजीकृत हॉस्पिटल में प्रसव कराए जाने की शिकायत सीएचसी अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा को दी गई थी। जानकारी मिलने पर सीएचसी अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा पुलिस कर्मियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और संचालक से कागजात मांगे, लेकिन संचालक ने कोई कागजात नहीं दिखाए। छापे की भनक लगते ही ऑपरेशन कर रहे चिकित्सक मौके से फरार हो गए। फोन के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना में ये बताया गया कि इलीगल तरीके से एक आवासीय परिसर में जो है डिलीवरी जो है कराई जा रही है और मेरे द्वारा जो है यहाँ पर जो है देखा गया तो वहाँ पर वाकई में जो है एक डिलीवरी जो है यहाँ पर कराई जा रही थी। तो किसके द्वारा कराई गई अब ये तो नहीं पता। फिलहाल जो है डॉक्टर यहाँ से भाग गए हैं, उनका आता पता नहीं। क्या इस हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट वगैरह आपको उपलब्ध कराए गए? नहीं, डॉक्यूमेंट भी इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। इनके पास जो है 2 डॉक्यूमेंट है, मेडिकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। सीमो के यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इनके पास जो है नहीं है। बुलंदशहर जिला अदालत में अलीगढ़ के पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी पर 1,50,000 दंड भी लगाया गया है। हत्याकांड में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे। 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। जिला जज बुलंदशहर ने पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में दोनों पक्षों के तमाम सबूत और गवाहों को सुना। इसके बाद हत्या आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सोमवार को 14 आरोपियों को पेश किया गया था। सभी को बुलंदशहर जिला कारागार भेज दिया गया है। इसमें 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त तेजवीर उर्फ गुड्डू हैं, जिन पर 1,50,000 रुपया 302 में जुर्माना भी सजा के साथ साथ किया गया है और सबकी आजीवन कारावास की 302 में सजा सुनाई है। 307 और 120B में 10-10 साल की सजा सुनाई है। और इसमें तेजवीर गुड्डू के खिलाफ इन मलखान सिंह एमएलए के जो भाई थे दलवीर सिंह ने, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की और मुझ राजेंद्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने जो भी कागज इनसे मांगे वो कागज इन्होंने ला के दिए। और लास्ट में बहस के दौरान तो कुछ कागज एलीबाई की मैनपुरी में बताया था तेजवीर गुड्डू ने कि मैं मैनपुरी जेल में था। वहाँ पे मैनपुरी जेल में उनकी एलीबाई की प्ली झूठी पाई गई और वो कागजात फर्जी पाए गए।
योगी सरकार और जिला प्रशासन के सख्त रुख के चलते लखनऊ डूडा कार्यालय एक्शन में नजर आ रहा है। अराजक तत्व और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के सरकार ने निर्देश पर लखनऊ नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सुधीर कुमार सिंह नियमित रूप से अभियान चला रहे हैं। एक खास मुलाकात में परियोजना निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अपात्र और दबंग लोगों ने कांशीराम योजना की विभिन्न कॉलोनियों में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। कुछ लोगों ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीद फरोख्त भी की है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद उन सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने 1 लाख अथवा 50,000 रुपए लेकर कॉलोनी के आवंटन संबंधी फर्जी पत्र बांटे हैं। मामला संज्ञान में है, जल्द ही ऐसे लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, जो गरीब निर्बल लोग हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करना सरकार के निर्देशन में। उसके अलावा उन लोगों को आजीविका मिशन से, जो लोग निर्बल हैं, जिन लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है, उनको रोजगार से जोड़ना, सरकार की योजनाओं को निचले पायदान तक हर व्यक्ति तक पहुंचाना। इस कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा एक विभाग गठित किया जाता है, जिसका नाम होता है राज्य नगरीय विकास अभिकरण। उसी की इकाई होती है जो जिले में काम करती है, जिला नगरीय विकास अभिकरण। आज हमारे साथ लखनऊ के जिला नगरीय विकास अभिकरण के जो परियोजना अधिकारी हैं, निदेशक हैं सुधीर कुमार सिंह जी, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जहां तक जानकारी में आया, जगह आवास में अवैध तरीके से लोग निर्वासित हैं, वहां पे आवासित हैं, और उनको हटाने का काम होना चाहिए। जहां पर दबंग लोग काबिज हैं और जो पात्र लोग हैं उनको भवन दिए जाने चाहिए। इस संबंध में कई शिकायतें भी आती हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे इस संबंध में अधिकारी महोदय द्वारा किस प्रकार कार्य किया जा रहा है। इस समय विभिन्न प्रकार से हम लोग शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे जो पूर्व में मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना लौलाई, पारा, गहरपुर, सदरौना में आवंटित थे, उसमें तथाकथित रूप से कुछ अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं या तो फिर अपने मकान को किराए पर दिए हुए हैं। और हमारे तमाम गरीब लोग यहाँ पे भटक रहे थे और तमाम विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न जो है चैनलों से हमको दे रहे थे आवेदन कि हमें उनका आवास दिया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके इसमें नगर निगम के और हमारे डूडा के और तहसील से भी टीम लग के स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है, जिसका आधार से हम मिलान करके उनका जांच करवा रहे हैं। और उसमें कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि तमाम लोग किराए पर दिए हुए हैं, उनकी हम सूची कंपाइल कर रहे हैं। और कंपाइल करने के बाद उसमें ये भी प्रकाश में आ रहा है कि जो लोग मकान छोड़ के और इलीगल तरीके से 100 रुपये के स्टाम्प पे ऐसे बिक्री भी कर दिए हैं जो कि अवैध है, तो उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उसकी पूरी सूची तैयार करके हम लोग रिपोर्ट डीएम साहब को प्रस्तुत करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और जो अवैध रूप से रहे उनको निकाला जाएगा। कुछ लोगों के मामले प्रकाश में आए हैं, कुछ लोग बन के घूम रहे हैं टीम बना करके कि हम डूडा की तरफ से हैं और हमें आप 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, हम आवंटन कर देंगे। ऐसे लोगों पर आपके द्वारा क्या नकेल कसने के प्रयास किए जा रहे हैं? इस प्रकार की कुछ चीज़ें संज्ञान में आई थी, जिसमें हमें लौलाई में बताया था, कुछ लाभार्थी भी आए थे कि उनसे पैसे लेके लोगों ने फर्जी तरीके से आवंटन पेपर बनाए और उनको उपलब्ध कराया, उसके आधार पर वो कब्जा कराए थे। तो उनके खिलाफ हमने मुकदमा भी दर्ज कराया है। अभी लौलाई में हमने रिसेंटली एक मुकदमा दर्ज कराया, इसमें 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। और हमारे पास पारा से भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कोई लाभार्थी अगर आके मुझे बताता है नाम लेके कि उन्होंने पैसा लिया है, हमारी शिकायत करता है, धनराशि या साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई करवा रहे हैं। हमने 2 मुकदमे करा दिए हैं और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें सख्त कार्रवाई कराएंगे। जिस प्रकार से अभी हमने बात करने का प्रयास किया डूडा के परियोजना निदेशक सुधीर सिंह जी से, स्पष्ट तौर पर उनका कहना था जहां कहीं पर भी इस प्रकार के अपात्र लोग, दबंग लोगों का कब्जा पाया जाएगा, कोई भी अवैधानिक तरीके से वहां पर आवासित पाया गया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी संदेश देने का काम किया, जो वहां आवंटित लोग रह रहे हैं या जो लाभार्थी हैं उनको किसी प्रकार डराया धमकाया जाता है। जिस प्रकार से कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं, किसी को कोई अवैध रूप से धन उगाही करता है, वो स्वयं उनसे मिल सकता है, अपनी शिकायत को रख सकता है। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।